Class 11, today we'll study about variable equivalent weight and gram equivalent weight. Right, we have studies about the equivalent weights, and you know how to calculate the equivalent weights for different concepts, for elements, for salts, for acid salts, or for oxidants or reductants. Now we'll see the for the elements who have variable valency. Right, you know that the equivalent weight for an element is atomic mass of the element divided by the valency. Right, you know this part. Okay, we have already discussed about it, but suppose if I say that the point is that when the particular element have variable valencies, then it is very difficult. For example, once again we are taking the example for the copper. So copper is an element, you know its atomic so mass number is about 63.6. So what you are doing, when it was Cu plus 1, then we were simply dividing it by 1, and you were getting the same value for the equivalent weight as you were getting the atomic mass value. ठीक है, so अगर Cu plus 2 है, then what you were doing, you were just simply 63.6 divided by 2 and you were getting 31.8. ये जो वेज थे जिसके थ्रू आप क्या है इजीली अपना इक्वलेंट वेट्स फॉर एलिमेंट्स हु हैव वेरिएबल वैलेंसी आप निकाल लेते थे. बट नाउ वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द इक्वलेंट वेट्स अपॉन ऑक्साइड. जैसे अगर कोई कंपाउंड्स आपको दिए रखे हैं जो ऑक्साइड फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाउ विल सी दैट डिपेंडेंस ऑफ इक्वलेंट वेट अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है ना, जैसे हमें कोई एलिमेंट्स दिए रखे हैं और उसके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं. देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक एग्जांपल दिया रखा है आयरन 2 ऑक्साइड. ठीक है, इसमें अगर हम इसकी वैलेंसी भी फ़र्क है. ठीक है, और हमें एक बात ध्यान रखनी है, वी हैव टू कंसीडर एलिमेंट जिनके पास एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं. ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आप कैसे निकालते हैं, आप सिंपली इनकी जो वैलेंसीज हैं वो निकाल सकते हो. अब जैसे आपको सपोज करो ऑक्सीजन की एक वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करता, फिक्स्ड है, आपने यहाँ उसकी लिख दी -2. अब आपको एक्स की वैल्यू Fe की वैल्यू निकालनी है, तो आपने इसको एक्स एज्यूम कर लिया. ठीक है, अब एक्स एज्यूम कर लिया, इसमें सब प्लस चलता है केमिस्ट्री में, तो ये एक्स हो गया, प्लस ऑक्सीजन की वैल्यू आपने निकाली रखी है -2. अब इस पर इस पूरे फॉर्मूले पे कोई चार्ज नहीं लगा है, कोई चार्ज नहीं है, तो ये है 0. ठीक है, तो आप x की जगह जब -2 को इधर ले जाएंगे +2 हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको Fe की वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिल गया, +2. क्लियर हुई मेरी बात कि आप कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. अब इस कंडीशन पे आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए, आपने इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe इन FeO. ठीक है, आपने सिंपल लिखा एटॉमिक मास. अब यहाँ पे आप वैलेंसी तो लिखेंगे नहीं, जबकि आप देख रहे हैं इसकी वैलेंसी और वो दोनों चीज़ें एक सी हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट वही होता है जो वैलेंसी होती है, लेकिन आपको मैंने निकालना भी सिखा दिया, हाउ यू कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको कोई कंपाउंड दिया रखा है. तो आपने यहाँ पे एटॉमिक मास लिखा अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, ये लिख दिया आपने. अब आप निकाल के आ ही चुके हैं, Fe की जो वैल्यू होती है वो 55.85 होती है. ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए ना, +2, तो 2 लिख दीजिए, तो आपको वैल्यू क्या मिल गई आपकी 27.92. ठीक है, अब हम ऐसे ही दूसरा कोई एग्जांपल देख लें. अगर हमें सपोज करो आयरन 3 अगर दिया रखा है, ठीक, इसमें आप अपनी जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +3 आई. अब तो आपने निकालना सीख ही लिया है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं. नहीं भी है तो दोबारा देख लीजिए. अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, तो ये 2x हो जाएगा, प्लस ये -2 पीछे से देखा हुआ × 3, कोई साइन नहीं लगा है, 0. सो 2x 6 = 0. फिर 2x इसको इधर ले जाएंगे, +6 हो जाएगा. x = ये आपका 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, हाउ मच यू आर गेटिंग, +3. इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें, आप खाली 3 नहीं रख सकते, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस या माइनस चार्ज होता है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू पुट द चार्ज ऑल्सो. राइट, बिना उसके ये वैलिड नहीं होता है. तो ये आपका कंडीशन होगी. इस तरह से आपने +3 निकाल लिया. अब आप यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपका यही रहेगा. आपने इसका Fe का आपको मालूम ही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +3 निकल के आ ही चुकी है. आपको एटॉमिक मास Fe का मालूम ही है, तो आपने सिंपल इज़ दैट कि आप एक Fe का लेके चल रहे हैं ना, तो आपने 55.85 डिवाइडेड बाई 3 करा, यू विल गेट दिस वैल्यू 18.61. ठीक है, मैं 2 प्लेस तक लेके चल रही हूँ.
तो आप इतना अपना 6.2 आ जाएगा इसका बेसिकली, क्योंकि 616 है तो 18.6। अब आप देख सकते हैं ना कि दोनों में कितना फ़र्क है इक्वलेंट वेट्स पे। सो दिस इज़ द केस। नाउ वी कैन ऑल्सो सी दिस पॉइंट व्हेन इन मोड्स ऑफ रिएक्शन ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट है वी हैव टू सी, जैसे हमें कोई रिएक्शन दिया रखा, उसमें इक्वलेंट वेट्स में क्या सीन रहेगा, वो थोड़ा आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। सो आई एम राइटिंग वन रिएक्शन इन दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ना यू कैन सी द रिएक्शन, ये रिएक्शन है और इन रिएक्शंस में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ मेन है एफीज़ को हम लेके चलेंगे कि एफी का हम कैसे इक्वलेंट वेट आप एफी का इस रिएक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। क्योंकि इस रिएक्शन में देखिए, जब आप HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक गैस निकलती है। यहाँ पे जब एफी एक गैस के साथ रिएक्ट करता है तब FeCl3 बनाता है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए हम लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट रिएक्शन पार्ट। नाउ लेट्स फोकस ऑन इट कि हाउ वी कैन डू। अब आप फर्स्ट रिएक्शन में देखिए, जहाँ पे आपका Fe+2HCl बना रहा था, तो उस कंडीशन में आपका जो Fe आपने यूज़ करा था वो करीबन 55.85 जो थे रिएक्शन में पार्ट्स, ठीक है, जो बाय वेट्स ऑफ आयरन, ठीक है, कितना लिबरेट कर रहा था, वो लिबरेट कर रहा था आपको हाइड्रोजन। अगर देखें इसकी भी वैल्यू होती है ना वहाँ पे, एक्चुअली इसकी वैल्यू जो होती है वो 1.008 होती है ना। यही तो हमने देखी है जो अब जो होगी, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये ना लिख के आप क्या लिखोगे, आप इंटू 2 कर दोगे इसे, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2.0116, ठीक है, पार्ट्स वेट ऑफ H2 फ्रॉम HCl, ठीक है, ये हमारी चीज़ हो जाएगी। तो अब आपको इक्वलेंट वेट आपको मालूम है कि आपने इक्वलेंट वेट ऑफ Fe कैसे निकालना है। आपको मालूम है कि एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या है, वैलेंसी वाला ना सीन चलेगा ना आपका ऑक्सीडेशन स्टेट चलेगा, यहाँ रिएक्शन पे चल रहा है और रिएक्शन पे आपने देखा है कि वेट ऑफ हाइड्रोजन पे चल रहा है, ठीक है ना। तो आपने सिंपल एज दैट Fe की वैल्यू लिखी 55.85 डिवाइडेड बाय आपका 2.016 इंटू जो ओरिजिनल उसकी वैल्यू थी वो इतनी है। तो आपने इसको कैलकुलेट करा, ये 27.925 हमारा आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम पीछे वाली रिएक्शन दें जहाँ पर हमने Fe+Cl2 दिया रखा है, तो उसमें हम शॉर्टकट बता दे रहे हैं कि आपका जो आयरन है वो बेसिकली वहाँ 2 टाइम्स Fe था ना। रिएक्शन पे देखिए, रिएक्शन पे फोकस करिए, कितने Fe हैं यहाँ पर, देयर आर 2 Fe ज़्यादा है और यहाँ 2 Fe जो है वो बाय वेट हमने लिया रखा है आयरन का, जो कंबाइन करता है आपका 3 टाइम्स जो है वो ये क्लोरीन के बाय वेट से। तो आपको ध्यान देना है, क्लोरीन भी मालूम है 35.5 होता है, इनको 2 करेंगे मल्टीप्लाई तो 71 हो जाएगा Cl2 गैस, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान लेके चलना है, ठीक है। अब हम Fe का देखेंगे, तो हमने अब पीछे देख ही लिया Fe, 2 Fe हैं तो ट्वाइस ऑफ 55.85 हो जाएंगे। Cl को हमने ना Cl2 3Cl2 थी ना, तो पहले इसको देखिए 35.5 इंटू 2 करेंगे और फिर इसको ओवरऑल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 71 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 71 और इंडिविजुअल क्लोरीन एटम से रिलेट करके चलाइए, तो ये 35.5 हो जाएगा। जो आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट अबाउट 18.616। तो ये आपकी जो है वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर रिएक्शन बेसिस पे आता है तो हम ये करेंगे। एक्चुअली ये थोड़ा आपको आइडिया लेना है, ये दोनों तरीके की चीज़ें बस आपको यहाँ आगे काम आएगा, आप समझ लीजिए इससे, लेकिन इस तरह के रिएक्शंस नहीं आते हैं। नेक्स्ट हेड है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब आपने जैसे ये सपोज करो जितने इक्विवेलेंट वेट्स निकाले अभी तक, आप देख रहे हो मैंने इसमें कोई यूनिट्स नहीं लगाई रखी है, ठीक है ना, कोई भी यूनिट नहीं है। लेकिन जब हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट करते हैं तो जो हमने इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू निकाली है किसी भी सब्सटेंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, और हम उसके बेसिकली मास को अगर हम ग्राम्स में लिख देंगे तो हम क्या कह देते हैं उससे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। यानी अब यही जो वैल्यू आपने निकाली है इक्विवेलेंट वेट की, अगर आप इसको ग्राम इक्विवेलेंट वेट में करेंगे तो आप सिंपली क्या लगा देंगे इसको 18.616 और पीछे आप उसको ग्राम्स लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ और 1-2 फॉर्मूले होते हैं, याद रखने वाली बातें हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे काम आएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सब्सटेंस in gram divided by
ग्राम इक्विवेलेंट वेट पूरा लिख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये जब आप आगे पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी वगैरह तो उसमें काम आएगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना आ जाएगा। आपको इक्विवेलेंट वेट्स निकालने आते हैं तो वो आप जो भी चीज़ आपको दी रखी होगी जिसका भी निकालना होगा आप इसको जो जितने फॉर्मूले उसमें से जो भी सेट करे आपको जो चीज़ दी रखी हो उधर से आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, फिर उसको ग्राम इक्विवेलेंट वेट में कन्वर्ट करेंगे। उसका कुछ ना कुछ वेट दिया रखा होगा सब्सटेंस का, उससे आप डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स निकल। अगर आप इस फॉर्मूले को कोरिलेट करें तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे ना आप कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, समझिए वही चीज़ है, लेकिन वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट का इस्तेमाल करना है। ओवर हियर यू हैव टू फोकस equivalent weights and whatever the this thing formulas I have told you for calculating equivalent weights for different concepts, over here you have to see the numerical and check what formula will be applied and from which basis you will calculate its gram equivalent weights. Now the head is relationship between gram equivalent weight and gram atomic mass and valency. अब ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हो। ग्राम एटॉमिक मास भी आपको निकालना आता है, आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी निकालना आता है, वैलेंसी तो आपको पता ही है। इसका फॉर्मूला होता है कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपका एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। तो आपको जो सीन है क्या आपने करा, इक्विवेलेंट वेट ये वैलेंसी एटॉमिक मास है। तो आप अगर सपोज़ करो आपको यहाँ से कुछ भी निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है, तो आपने एटॉमिक मास को सिंपली क्या करा, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी कर दी। अब ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमें कहीं ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगा। हमें रिक्वायर्ड होगा क्योंकि हमने एक बात कही है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो सिंपल इज़ दैट। इन्हीं सबको आप जितनी भी वैल्यूज़ है इनको ग्राम्स में, क्योंकि भाई आपको जो भी दिया रखा है एटॉमिक मास है उसको भी ग्राम में एक्सप्रेस कर दीजिए, इक्विवेलेंट वेट दिया है उसको भी ग्राम में एक्सप्रेस कर दीजिए। ठीक है, वैलेंसी वैसी रहेगी क्योंकि ग्राम्स में नहीं होता है, इसको ना कर दीजिएगा, इसे भी ग्राम में कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट ग्राम वर्ड, इसके आगे ग्राम लगा दीजिए, इसके आगे। ठीक है, ये चीज़ आपका फॉर्मूला बन जाएगा। Now suppose I have given one numerical to you, एक जनरल हम लोग सीख रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड। जो हमने पीछे फॉर्मूला निकाला उसके बेसिस पे हम निकालेंगे। तो अब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने बड़े आप बच्चे हैं, फॉर्मूले वो दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। सपोज़ करो नहीं दिया रखा है तो आपको ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला मालूम है। बेसिकली मैंने ऐसे लिखा है, अगर आपको ऑक्सैलिक एसिड याद हो तो ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कार्बन से कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग है इसकी, तो इसको इस तरह से लिख दिया। 2 H हैं तो H2 लिख दिया, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिख दिए, 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन आपने लिख दिया। अब सपोज़ करो इनने आपको, सपोज़ करो गिवन है, इसमें हमने मास लिखा नहीं है, मास इनने गिवन करा रखा है आपको, फॉर एग्जांपल 10 ग्राम्स। ठीक है, अब आपके पास तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपका हम ऊपर से दिखा दे रहे हैं। आपको पूछा गया ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक, अब आपको बिल्कुल कायदे से पता होना चाहिए कि आप इसका ये कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो आप इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे इसका। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग इज इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहले तो आपको ये दिया रखा है H2C2O4। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अराउंड वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी 90, लेकिन 90 से आपका आंसर नहीं निकलेगा। आपको सबसे पहले समझना है कि आपको दिया क्या रखा है। एक्चुअली ऑक्सैलिक एसिड का जो प्रॉपर फॉर्मूला तो आप इससे रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन अगर इसका आप वैसे फॉर्मूला देखोगे तो इसमें जो फॉर्मूला होता है उसमें 2H2O भी होता है। ये बच्चे भूल जाते हैं कि हमें इसे भी कैलकुलेट करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप इसको कायदे से समझ लो, इसीलिए आई चूज़ दिस एग्जांपल। ये आपका उसमें आता है जो आपने ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट्स पढ़े थे, ये उसमें आता है। ठीक है, और इसमें ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। तो आपको ये बात बहुत ध्यान दे के चलनी है कि आपको जो एग्जाम्पल दिया रखा है, ईजी वाले तो आप कर लेंगे, आपको प्रॉब्लम सिर्फ इन्हीं में आएगी, इसी चीज़ों में आप अटकेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि एक्चुअल फॉर्मूला इसका ये हमने रिप्रेजेंट, लेकिन इसके पीछे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी लगे रहते हैं। तो जब आप खाली अगर
इसको आप कैलकुलेट करोगे या सिर्फ इसको कैलकुलेट करोगे तो 90 आएगा। 90 से आप अगर इक्विवेलेंट वेट इसका निकालोगे तो 45, जो कि रॉन्ग आंसर है। इसका इक्विवेलेंट वेट जो है 63 होता है। अब वो 63 है तो कैसे, आपने पहले इसका पूरा, हम आपको बता दे रहे हैं कि आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे इसका जो, क्योंकि ये फॉर्मूला मास निकालोगे यहाँ पे, तो जब आप अपना पूरा फॉर्मूला मास निकालोगे तो 126 वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। तो 126 वैल्यू आएगी। अब इसमें आपको लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस। तो यहाँ पे अगर आपको रिएक्शन याद हो, एक्चुअली में जो इसका रिएक्शन टर्म होता है वो ये होता है ऐसे, ठीक है। इसमें -2 LNC होती है। सो यू कैन मेक दिस रिएक्शन दिस मैनर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको याद है फॉर्मूला तो यू नो, क्योंकि ये ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट वाले केसेस होते हैं तो हमने ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया है यहाँ पर। लेकिन आपको तो मालूम ही है कि ये क्या है, प्लस इसमें आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे, ठीक है, पर मॉलिक्यूल। अब आपको अगर आप इसको देखेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था H2C2O4 डॉट वाटर, है ना, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका, क्योंकि एक फॉर्मूला है तो फॉर्मूला मास निकल के आएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो 126 की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रॉन्स को देखा था कितने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे, 2 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया और आपकी वैल्यू अब निकल के आई 63। तो अब आपको क्लियर हो गया कि आपने इसका जो ये इक्विवेलेंट वेट था कैसे निकाला। ये वैल्यू आपने इसकी इक्विवेलेंट वेट की निकाली है, ठीक है। दिस वाज द वैल्यू फॉर द इक्विवेलेंट वेट, ठीक। आपने फॉर्मूला रख के और अपना कैलकुलेशन कर लिया। अब यहाँ पे ये चीज़ हमसे ये तो पूछा नहीं गया, हमसे तो नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट पूछा गया, तो हमें तो वो निकालना है। ये आपका फॉर्मूला होगा, ये आपको पुराना फॉर्मूला याद है। अब आप तो निकाल ही चुके हो सारी बातें इसमें, आप इसमें ईज़िली अपना वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो जो आपको मालूम है, ठीक है। हमने आपको 10 ग्राम्स इसकी वैल्यू दी थी तो आपने 10 लिख दिया, और ये वैल्यू आप निकाल के आए हुए हो 63 आपने लिखी हुई थी, तो आपको जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई वो 0.16 आ गया, ठीक है। या नंबर्स हैं तो प्लीज़ कोई यूनिट मत लगा देना, क्योंकि नंबर है ये, तो 0.16। और इसको राउंड ये भी ना करना कि हम इसको और ज़्यादा 1 प्लेस 2 प्लेस में लिया है, तो ये भी मत करना। जितनी वैल्यू आ रही है 2 प्लेस पे 3 प्लेस पे, कीप इट लाइक दैट ओनली। तो नाउ वी हैव कवर दिस पोर्शन ऑफ ऑल द इक्विवेलेंट वेट्स इज कवर। हमने रिलेशनशिप भी देख लिया। ये चीज़ें आपको मैंने यहाँ बता दिया आपको, ये क्योंकि अलग था, आपको ये ज़रूर कंफ्यूज करेगा, क्योंकि जब ऑक्सीडेंट्स और रिडक्टेंट्स की बात आती है तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पर होती है। बाकी तो हम सब इजी होता है, कर लेते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं। आप अपनी बुक देखेंगे जब न्यूटन की, तो देयर आर सर्टन एग्जांपल्स, तो बेटर है कि वहाँ बोर्ड में कंफ्यूज होने से अच्छा उस तरह के एग्जांपल्स को आप है ना एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड। इफ न्यूमेरिकल्स कम्स देन यू कैन ईजिली कैलकुलेट।